हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज मैं आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट के। तो जैसा कि हमने 2011 के सीडीपी ईवीएस का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया है और आज हम करने वाले हैं हिंदी का। इससे पहले हमने जीन पियाजे से संबंधित जो 2011 से लेकर 2016 तक जितने भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आए थे उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होने की भी आशंका होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जीन पियाजे से वो जो क्वेश्चन कराया गया है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर देखिएगा। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपने देखा है जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें अगर चित्र वगैरह दिए रहते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में हेल्प करता है, सहायता करते हैं। चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनते हैं, यानी चित्र इसलिए पाठ्य पुस्तक में दिए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, चित्र पाठ में होने की वजह से वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन ही है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चित्र में क्या होता है, एक चीज ये होती है कि अगर आपने कभी देखा हो कोई भी बुक या कोई भी पर्सन आपको पढ़ा भी रहा हो, पढ़ाने के साथ साथ अगर उसने चित्र भी उस चीज का दिखा दिया तो एक जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है हमारी चीजों में, एक स्कीमा में जो एक चीज फिट हो जाती है वो ये हो जाती है कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना। तो कहने का मतलब चित्र जो होता है, कहीं घूमने गए अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हो लेकिन आपने उसको साक्षात रूप में देखा, जो चीज़ देखने में समझ में आती है तो वैसे ही चित्र के फॉर्म में अगर कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ हम जल्दी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए चित्र का भी एक अलग महत्व है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब होता है कोई चीज हम व्यक्त कर पा रहे हैं, किन माध्यमों द्वारा कर पा रहे हैं। सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो भाषा यानी लैंग्वेज जो होती है उसको व्यक्त करने के जो 4 कौशल है उनमें से याद रखिएगा, जो 4 कौशल है उनमें से सबसे पहला आपका होता है श्रवण, यानी सुनना। ठीक है, उसके बाद होता है पठन यानी पढ़ना, उसके बाद होता है आपका मौखिक, मौखिक का मतलब क्या होता है, बोलना, और लास्ट में आपका होता है लेखन यानी लिखना। ठीक है, क्या होता है, लिखना। तो अगर हम बात करें मौखिक और लेखन जो हैं ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है बोलना और लिखना। क्योंकि हम अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसका 2 ही माध्यम हो सकता है। एक तो या तो हम बोल कर लें या तो हम लिख कर किसी को बता दें। जैसे आपको कोई चीज़ बतानी है किसी को तो या तो आप नॉर्मल बोल के कर लोगे या तो फिर आप उस चीज को लिख के बता सकते हो। तो 2 माध्यम हैं जिसकी वजह से हम अपनी चीजों को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर दो इसको तो चारों ऑप्शन दिखेंगे। हाँ जी, प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर जो क्लास 5 तक होते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे कभी भी प्रश्न कीजिएगा तो उसको राउंड जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि राउंड करने से वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो आपको मालूम होता है कि हमसे नहीं पूछा गया है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे गलती करते हैं। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। अब आप इसमें से बताइए कौन सा ऐसा आंसर है जो सही नहीं है। ठीक है,
तो वो है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है, क्रम से कंठस्थ करने की बात, वो भी प्राइमरी सेशन में, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाई ये तो जरूरी है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह सकना, यानी आप जो बोल रहे हो वो क्लियर है और कॉन्फिडेंट भी हो अपनी बात बोलने में, वो बिल्कुल सही होता है। ध्वनि संकेत चिन्हों का भी इस्तेमाल करना, वो भी सही है, लेकिन वर्णमाला का को क्रम से कंठस्थ करना, मतलब क्रम से कंठस्थ करना, वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। एक तो होता है निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, एक होता है उपचारात्मक। अगर हम निदानात्मक की बात करते हैं तो निदानात्मक में होता है कि आप जो चीज बच्चों के, मान लो बच्चों का पढ़ाई हो रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उसमें आप चीज ये खोजने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार बच्चों में जो कमी आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, रीजन क्या है ना। तो पहले आप उस रीजन यानी उस कारण को ढूंढते हो। जब आपको कारण पता चल जाता है तब आप उसका क्या करते हो, उपचार करते हो। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर पहले आपको देखते हैं कि भाई क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या चीज हो रही है, क्या रोग हुआ है, कुछ भी है ना। फिर जब उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये कारण है, तब फिर वो उस हिसाब से दवाई आपको देते हैं, या जो चीज होती है उस चीज की सलाह देते हैं। तो तब आपका क्या होता है, उपचार होता है। यानी पहले वो कारण देखते हैं किस कारण से ये चीज हो रही है, फिर उसका क्या करते हैं, वो उपचार करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम की जब जो मेन रीजन है उसकी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसकी अगर आप पहचान कर पाओगे, तो वही आपका क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, सॉरी, क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। और थर्ड है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल कम से कम मतलब कम से ही सीखते हैं या क्रम से ही सीखते हैं। ठीक है, कम से नहीं होगा, क्रम से होगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने 4 कौशलों की बात की थी, तो 4 कौशलों में हमने ये कहा था कि 4 कौशलों में पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है, सुनना, ये सारे कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो अगर हम बात करें, भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे श्रवण मतलब सुनना, पठन पढ़ना, मौखिक बोलना, और लेखन मतलब लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक यानी मल्टीपल जो कल्चरल बच्चे आते हैं उस कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, या हम यहाँ पे कहें शिक्षण की जगह शिक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही जो तरीका है और सही उत्तर है, उसकी अगर हम पहचान करें तो क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अवसर देंगे तो बच्चे अपनी बात को भी व्यक्त कर पाएंगे और उनके लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी यही है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दें, भाषा प्रयोग के अवसर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है।
तो यहाँ पे सबसे जल्दी आंसर तक पहुँचने में काफ़ी समस्या नहीं होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो हिंदी बहुत कठिन भाषा है भाई। कैसे कहा जा सकता है कि हिंदी कठिन भाषा है? हम जो मातृभाषा बोलते हैं वो भी तो हिंदी ही हो जाती है ना। बहुत से बच्चे अब जैसे जैसे लोग जिस जिस जगह से रहते हैं वो तो अलग बात है कि वहाँ भाई मराठी तेलुगु अलग अलग तरह की भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी सीखने प्रति उनकी अरुचि होती है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उनको हिंदी सीखने में समस्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अगर कोई बोल रहा है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सॉरी, मधुर वाणी, बहुत मीठी सी वाणी होनी चाहिए, या फिर संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब आप अपनी बात कह रहे हो या तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो बोलने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपनी बात कह पा रहे हो, आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, वही बोलने में इम्पोर्टेंट है। यानी संदर्भ हम स्थिति के अनुसार जैसी चीज हो रही है, जो सिचुएशन चल रही है, जो टॉपिक चल रहे हैं, या मतलब कोई कोई बात कह रहा है ना, उस संदर्भ में उस स्थिति के अनुसार अगर अपनी बात आप बोल पा रहे हो तो वही एक बोलने का कौशल है। ना कि बहुत ज्यादा इतना ये नहीं होता कि भाई शुद्ध उच्चारण ही हो, लेकिन बस ये हो कि आपने स्थिति देखी है, आप किस संदर्भ में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, आप अगर उस बात को समझने के बाद अगर अपनी बात अच्छे से बोल पा रहे हो, कह पा रहे हो उस संदर्भ में, तो वो क्या होता है, एक कौशल ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा जहाँ पे सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे जैसे भी हों। समावेशी कक्षा में विशिष्ट सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास तीव्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है। यानी एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो यहाँ पे व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास तीव्रता से होगा। ये क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो ये समावेशी कक्षा के क्या है, सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कहानी सुनाने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, वह चिंतन शक्ति है, यानी सोचने की शक्ति है, थिंकिंग करने की शक्ति है, वो डेवलप होती है। अगर देखो कोई कहानी सुनाता है उसमें बच्चे सोचने लगते हैं, सोचने पे मतलब मजबूर हो जाते हैं, इमेजिन करने लगते हैं चीजों को, तो वो क्या होता है, कहानी सुनाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास करोगे, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना? तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने अनुभवों को लिखना। जब अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को लिखा जाता है तो वो सबसे बेहतर विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना,
बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है। तो एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है चुनौती? तो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यानी स्ट्रेटजी तय करना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है, या साधन है। मतलब एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, लैंग्वेज टीचिंग में अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है या पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक का रोल क्या है? तो अगर हम कहें तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, इनका इस्तेमाल करके हम टीचिंग करते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है गृह कार्य। अगर होमवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, होम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, एच है ये, होमवर्क। तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का वो उत्तम साधन है, यानी हम होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे जो पेरेंट्स है या जो मतलब हमसे जो बड़े हैं तो वो व्यस्त रहे, ठीक है। अभिभावक का मतलब ये होते हैं तो पेरेंट्स हुए या तो फिर हमसे जो बड़े हुए वही हमारे वो बन जाते हैं। बच्चों की क्षमताओं या क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अगर ये मात्र शब्द भी आ जाता है ना तो ये भी सही नहीं है। केवल हम अभ्यास कराने के लिए ही नहीं गृह कार्य देते हैं। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं। मतलब बच्चे उस चीज को अगर कर पाएंगे, हम जानते हैं बच्चों की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है उस होमवर्क को करने की, उस हिसाब से हम उनको गृह कार्य देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे भी हमें कौन सा कथन बताना है जो गलत है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकते हैं। यानी आप बच्चों में बार बार जो प्रैक्टिस करा रहे हो वो इसलिए करा रहे हो ताकि जो बच्चों ने गलती की है उसमें सुधार हो सके। तो इसके कहने का मतलब यही है कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस नाम पे करा रहे हो ताकि बच्चों पे सुधार हो सके, तो बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ठीक है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्धि संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में क्या होते हैं, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? समास पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, या द्विगु समास। तो अगर हम बात करें तो जिसका पहला पद अगर हम कहें जिसका पहला पद प्रधान होता है, साथ ही साथ पहला पद अव्यय होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अव्ययीभाव समास बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सदैव नपुंसक लिंग में रहता है। कौन से लिंग में? सदैव नपुंसक लिंग में रहता है। तो ये जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय है, इसलिए क्या है ये? अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन का जो विग्रह होता है दिन दिन प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ा हुआ कितना पच गया है? पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ क्या है? पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है,
पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है या फिर पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। ठीक है, तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ठीक है, तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आप जानते ही हैं संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वहीं जो तत्सम शब्द होते हैं वो आप स्वयं संस्कृत वाले शब्द होते हैं जो शुद्ध रूप में होते हैं। तो अगर हम बात करें कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा काज। ठीक है, कार्य का क्या होगा, काज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। अगर विचार में हम इक प्रत्यय लगा दे, ठीक है, तो शब्दों के बाद जो अक्षर मतलब शब्दों के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, जो हम शब्दों के बाद लगाते हैं। तो विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। क्या बनेगा, वैचारिक। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, उपमा या फिर रूपक। कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार मतलब किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो अनुप्रास का एक और आपने अगर इंटर तक तो पढ़ा होगा तो वहाँ पे होता है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, है ना, ये भी अनुप्रास अलंकार का। तब हम लोगों ने ये तो पहले स्टार्टिंग में जब लोग पढ़ते थे तो इस को पूरा रट लेते थे इस चीज को, है ना। अनुप्रास अंक की लिखना रहता था ना, जब एग्जाम होता था तो इसको लिखना रहता था, तो यही एक चीज याद रहती थी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जिस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए कि जो आ वर्ण है वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसको क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये रहे 20 क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे जो पैसेज वगैरह होते हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जहाँ पे हम लोग पैसेज में से क्वेश्चंस कैसे ढूंढना होता है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने पैसेज वगैरह को छोड़ दिया है, तो पैसेज वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं, पैसेज के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तब फिर हम लोग पैसेज भी कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।